आज हम बात करेंगे केटीजी के रिमेनिंग चैप्टर के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं आज बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ और गे-लुसेक लॉ क्या होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ये बताता है कि अगर टेम्परेचर हमारे पास गिवन है और वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ जो बता रहा है वो बता रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बॉयल्स लॉ था। उसके बाद में अपन बात करते हैं चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ जो हमें बता रहा है वो ये बताता है कि इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, देन प्रेशर जो रहेगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा टेम्परेचर। उसके बाद में गे-लुसेक लॉ की बात करते हैं अपन। गे-लुसेक लॉ में क्या बताता है, गे-लुसेक लॉ में ये समझाता है कि इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट, कि अगर जो गिवन प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये 3 टाइप्स के लॉज हैं। एक्चुअल में इन तीनों लॉज को कंबाइंड करने के बाद में हमारे पास यूनिवर्सल गैस इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू nRT। अब कई बार नीट में पूछ ले जाता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है या चार्लीज लॉ या जो भी है, तो इसके लिए आपको अगर सीधा याद नहीं रहे तो PV इक्वल टू nRT याद रखें। बॉयल्स लॉ के बारे में हमें पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V और P के बीच में रिलेशन, तो ये दोनों पहले से कांस्टेंट थे और टेम्परेचर कांस्टेंट बता रहा है, इसका मतलब P और V दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर अपन बात करते हैं चार्लीज लॉ के बारे में। जो चार्लीज लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे इस बार, और अब क्या होगा, P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और गे-लुसेक लॉ हमें बताता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया ये तीनों, तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बेसिक लॉज है। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं आज कि इन तीनों लॉज के बारे में स्टडी कर लिया। ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि बॉयल्स लॉ में क्या बता रहा है या चार्लीज लॉ क्या बता रहा है, तो केवल ये याद रखने के हिसाब से अपन ने स्टडी किया। इसके बाद में इन तीनों लॉज की हेल्प से आज अपन कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ग्राफ थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ग्राफ थ्योरी। अब ये जो बेसिक ग्राफ थ्योरी है ये अपन कैसे स्टडी करेंगे, देखना जरा ध्यान से। लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन। सबसे पहले मान लो कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट, लेट अस सपोज आपको ये गिवन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और आपको बोला गया है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। तो देखना जरा ध्यान से, उस कंडीशन में P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ये P होगा ये V होगा। तो हमें पता है कि P और V, तो बॉयल्स लॉ में ये बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में P और V के बीच में रिलेशन जो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम बात करते हैं कि याद कैसे रहेगा। तो लेट अस सपोज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपने पहले से सोच रखा है कि PV इक्वल टू nRT होता है, nR पहले से कांस्टेंट है, TB कांस्टेंट है, तो P और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और मान लेते हैं कि इसका जो एरो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, हो सकता है ये ग्राफ एरो इधर दिखा रहा हो, ग्राफ एरो इधर दिखा रहा हो, कोई भी मान लेते हैं अपन। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि PV अपन से नहीं पूछा है, इसके अलावा हमारे से एक और ग्राफ पूछा है और उस ग्राफ का नाम है, मान लेते हैं कि वो P और T के बीच में पूछा है। अगर आपको P और T के बीच में ग्राफ पूछा है तो वो कैसा होगा, तो हमें पता है कि टेम्परेचर क्या गिवन है, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नो डाउट एक वर्टिकल लाइन बनेगी इस तरीके से, और प्रेशर लगातार डिक्रीज हो रहा है तो एरो इसका नीचे की साइड में रहेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन बनेगी, और इस एरो से पता चलेगा कि प्रेशर डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे की साइड में दिखाएगा ये एरो। इसके बाद में मान लेते हैं कि तीसरा ग्राफ हमारे से और पूछा गया है, और वो ग्राफ है P और V के बीच में। किसके बीच में, P और V। हमें फिर से पता है कि P और V के बीच में, अच्छा P और V पहले हो चुका है, मान लेते हैं V और T ले लेते हैं यहाँ पे।
तो वी और टी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो नो डाउट फिर से क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी वर्टिकल। इस बार क्या होगा कि प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरो ऊपर की साइड में रहेगा। इस तरीके से अपन कोई भी गिवन कंडीशन है उसके लिए तीनों तरीके के ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के अलावा मान लो कि सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है कि प्रेशर कांस्टेंट है। लेट अस सपोज अगर अपन को दे रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है उस कंडीशन में ये ग्राफ कैसे बनेंगे, और आपको बोला गया है कि सबसे पहले ग्राफ बना के बताएं पी और वी के बीच में। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और पी और वी के बीच में आपसे ग्राफ पूछा गया है, या फिर मान लेते हैं पहले वी और टी के बीच में, वी और टी के बीच में प्रेशर कांस्टेंट है और वी और टी के बीच में आपसे ग्राफ पूछा गया है, तो ये किस तरीके से बनेगा। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है और वी और टी का क्या रिलेशन होगा, तो हमें पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो अगर लो याद है गेल उससे लो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट है तो वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फिर भी याद नहीं रहता है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से देखेंगे कि पी अगर कांस्टेंट है तो एन आर पहले से कांस्टेंट था, तो इधर लेफ्ट साइड में बच गया वी और राइट साइड में बच गया टी, तो वी और टी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर पी कांस्टेंट है तो वी और टी डायरेक्टली होंगे, तो इसके बीच का जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। एरो अपन मान लेते हैं ऊपर या नीचे किसी भी साइड में, तो हमने मान लिया ये इधर इस तरीके से एरो है। अब मान लेते हैं कि वी और टी नहीं पूछा आपसे, एक और ग्राफ हमारे से पूछा है, और मान लेते हैं वो आ जाता है पी और टी के बीच में। मान लो वो आ गया पी और टी के बीच में ग्राफ, तो हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इस तरीके से, जो कि प्रेशर कांस्टेंट बता रही है, और टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है तो एरो इस साइड में रहेगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कौन बच गया, पी और वी बच गया। तो मान लेते हैं कि आपको बोल दिया कि एक पी वी कर्व बनाएं, पी वी ग्राफ बनाएं, तो इधर लिया मैंने पी और इधर लिया मैंने वी। फिर से मैंने देखा कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, तो फिर से वही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इस तरीके से अपन ने लाइन बनाई और एरो किधर रहेगा, तो प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि पिछली बार टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, अब अपन देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर इज़ कांस्टेंट और वॉल्यूम यहाँ से देखें तो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, तो एरो इस साइड में रहेगा कि वॉल्यूम लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। हो सकता है कि मैंने इस पी को आपको बोल दिया गया है कि पी को इस एक्सिस पे ले लो, तो उस कंडीशन में फिर से वी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएगा। इस तरीके से अपन ने 3 ग्राफ और प्लॉट किए। अब मान लेते हैं कि आपको टेम्परेचर, प्रेशर बच गया, वॉल्यूम, तो मान लो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किस तरीके से तीनों ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन दैट इज इट इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, तो 3 ग्राफ अपन कैसे प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं कि सबसे पहला ग्राफ जो आपको दे रखा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप बनाओ पी और टी के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो मुझे पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम। हाँ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर की अपन बात करें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के अंदर वी कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट है, तो पी ओ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मान लेते हैं कि एरो इस तरीके से मैंने लगाया। उस कंडीशन में मान लो कि पी और टी के बीच में ग्राफ नहीं पूछा है, एक और ग्राफ आपसे पूछा है, वो पूछा है मान लो वी और टी के बीच में, ये मान लो वी और टी के बीच में ग्राफ पूछा है। तो वी और टी में मुझे पता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए फिर से ये ग्राफ आएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये एरो इधर दिखाएगा। फिर से मान लेते हैं कि आपको एक और ग्राफ बोला, अब कौन रह गया, पी और वी रह गया। तो मान लो कि पी और वी के बीच में आपसे ग्राफ बोला। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नो डाउट वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम के साथ प्रेशर का क्या हो रहा है, तो प्रेशर लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये रो अपवर्ड दिखाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, कोई भी अगर आपको कंडीशन गिवन हो, कोई भी ग्राफ आपको बनाना है तो उस कंडीशन को अप्लाई करें पी वी इक्वल टू एन आर टी में, और देखें कि उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, चाहे वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ हमने देखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बच गया वी ओ टी, तो वी ओ टी डायरेक्टली बन जाएंगे। यहाँ हमने देखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बचेगा कौन, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बच गए पी ओ टी, तो पी ओ टी डायरेक्टली। यानी कहने का मतलब कोई भी ग्राफ अपन बना सकते हैं, जो भी कंडीशन है उसको अप्लाई करना है पी वी इक्वल टू एन आर टी में। अब मान लो कि इंडिविजुअल ग्राफ हमारे से नहीं पूछा है, कंबाइंड ग्राफ हमारे से पूछा है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा कैसे कंबाइंड इसका क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आएगा। कंबाइंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। लेट अस सपोज
आपको गिवन है एक कोई भी मान लो पीटी ग्राफ गिवन है, कोई भी ग्राफ हो सकता है। मैंने मान लिया प्रेशर और टेम्परेचर का कोई ग्राफ गिवन है और मान लेते हैं कि वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। कोई भी ग्राफ ले सकते हैं अपन। मैंने ये ग्राफ ले लिया और या फिर और थोड़ा सा इसको इजी बनाएं। ये ले लेते हैं, मान लो ये ग्राफ ले लिया। ग्राफ कोई सा भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। और वो ग्राफ ले रहा हूँ जो ऑलरेडी आया हुआ है। इस तरीके का एक ग्राफ आया हुआ था, इससे पहले अभी जो भी मैं ड्रॉ कर रहा था आप बना सकते हैं। मान लो कि ये ग्राफ है और आपको डिनोट कर रखा है ABC और इस तरीके से कुछ एरो दे रखे हैं। कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये PT ग्राफ हो सकता है, PV ग्राफ हो सकता है, VT ग्राफ हो सकता है और ग्राफ की शेप भी कुछ भी हो सकती है। मैं आपको केवल और केवल टारगेट दे रहा हूँ कि इसको समझना है अपन को कि ये बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद में बनने का तरीका जो रहेगा, एक ग्राफ समझ जाओगे, उसके बाद में जो अभी पहले शेप बनाई थी वो शेप ले लो, चाहे कोई सी भी शेप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम हर एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि PT ग्राफ ऐसा है, तो बताओ कि PV ग्राफ कैसा होगा। मान लो आपको बोल दिया PV ग्राफ, बोल दिया कि बताओ कैसा होगा। तो इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ PV ग्राफ। तो मान लो कि ये यहाँ लिया मैंने P और यहाँ लिया V, कहीं पर भी ले सकते हैं P और V। हालांकि ये जब आएगा तो MCQ में आएगा, तो 4 PV ग्राफ आपको दे रखे होंगे। ये आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन होगा, आपसे पूछेगा कि फॉर दिस PT ग्राफ विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका रहेगा, तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले अपन चलेंगे A से B की तरफ, फिर B से C और फिर चलेंगे C to A की तरफ। पहले अपन बात करते हैं A से B के ग्राफ के लिए, उसके बाद में अपन चलेंगे B से C। एक्चुअल में हर सेगमेंट आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले A से B की बात करते हैं अपन। तो A से B हमें बता रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर तो टेम्परेचर है नहीं, तो मुझे पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि PV इक्वल टू nRT, तो P और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो P और V के बीच में जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ये ग्राफ हमारे पास आएगा और एरो किधर रहेगा, तो प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो एरो कुछ ऊपर की साइड में रहेगा, ऐसे रहेगा। ये पहला ग्राफ बना A से B के लिए। फिर अपन चलेंगे B से C के लिए। तो हमें दिख रहा है B से C के लिए ये ग्राफ नॉलेज दे रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ताकि ये प्रेशर कांस्टेंट दिखा सके, और एरो चलेगा इस तरीके से। उसके बाद में ये बोल रहा है कि C to A के लिए। तो C to A के लिए आप देखोगे कि P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए वर्टिकल लाइन बनेगी, तो वर्टिकल लाइन बनेगी। ये वर्टिकल लाइन आपने बनाई इस तरीके से, और एरो किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो हमने देखा कि जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ चुका हूँ, यानी कि ग्राफ तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है। तो 4 जो भी ऑप्शन रहेंगे उनमें से इस तरीके से जो होगा, हो सकता है कि एरो अलग दे रखे हो आपको और शेप यही हो, तो भी अपन को एरो का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सा करेक्ट वन होगा। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में मान लो कि PV हो गया, फिर मान लो कि आपको दे दिया VT कर्व बनाइए की बात करते हैं। तो आपसे पूछ लिया, मान लो कि PT दे रखा है, PV हो गया, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं VT की, कि मान लो कि आपको VT कर्व बनाना है। तो अगर VT कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे A से B के लिए। तो A से B के लिए अपन देखेंगे तो ग्राफ बता रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने यहाँ देखा कि क्या यहाँ पर टेम्परेचर है, यस यहाँ पर टेम्परेचर, इसको कांस्टेंट दिखाना है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। ये टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए बनाया। अब एरो किधर रहेगा, अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा, तो इसको चेक करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम जाएगा डाउनवर्ड। यहाँ से भी अपन चेक कर सकते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा था तो नो डाउट वॉल्यूम तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें
कि नेक्स्ट बी से सी के लिए, तो बी से सी के लिए हमें बता रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ तो प्रेशर है नहीं, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीवी एनआरटी से हमने देखा वी और टी जो रहेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो वी और टी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, तो नीचे यहाँ तक आ चुके हैं अपन और यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें थर्ड के लिए सी से लेके ए तक, तो सी से लेके ए तक क्या हो रहा है, डायरेक्टली चल रहा है पी और टी। पी और टी अगर डायरेक्टली है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाना है तो अपन को ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस शेप का जो भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट वन रहेगा। इसके बाद में दो ग्राफ मैंने बना के बताएं, आप वीडियो पॉज करके बना सकते थे। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज़ आपको मेरे से सीखना है तो उसके साथ साथ एक बार और स्टडी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने शेप चेंज कर दी और लेट अस सपोज आपको गिवन है कि पीटी कर्व गिवन है, मान लो पीटी कर्व गिवन है और पीटी कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है, कुछ ऐसे गिवन है मान लो, और यहाँ आपको दे रखा है दिस इज़ ए बी सी डी और एरो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं मान लो। अभी मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था कि शेप कुछ भी हो सकती है, कैसा भी हो सकता है। मैंने सबसे पहले वो बनाने की कोशिश की जो ऑलरेडी नीट में आया हुआ है। अब इसके बाद में अपन इस पर बात करते हैं, सॉरी नीट में नहीं, ये जेई में था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो ग्राफ है ये पीटी ग्राफ आपको गिवन है और फिर से आपको पीवी ग्राफ पूछा है, तो इसके लिए पीवी ग्राफ कैसा बनेगा देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ लिया मैंने पी और यहाँ लिया मैंने वी। सबसे पहले अपन देखते हैं ए से बी के लिए, तो ए से बी के लिए ग्राफ हमें बता रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ टेम्परेचर है नहीं, यहाँ पी और वी है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी एनआरटी के अंदर अपन ने देखा कि पी और वी इन्वर्सली होंगे, तो पी और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। बात आती है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हमें दिख रहा है कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो नो डाउट प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी से सी के लिए, तो बी से सी के लिए प्रेशर कांस्टेंट दिखा रहा है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट दिखाएगा तो नो डाउट ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सी से डी के लिए, तो सी से डी के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा उस कंडीशन में क्या होगा, पी और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो ये फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि डी टू ए के लिए, तो डी टू ए के लिए हमें दिखा रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहने के लिए फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने ड्रॉ की कुछ इस तरीके से और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बना अपना पीवी ग्राफ। यानी कहने का मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ए से बी क्या चल रहा है, बी से सी क्या चल रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और यहाँ पर बनाते जाएं, जो भी शेप आ रही है वो करेक्ट बने। एक प्रैक्टिस और करवाते हैं, बच गया कौन सा, वीटी कर्व। तो हमने देखा कि मान लो कि ये है V और ये है T, और इसके लिए अपन को कर्व ड्रॉ करना है, तो VT कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले फिर से A से B के लिए चले। A से B में टेम्परेचर क्या चल रहा है, कांस्टेंट, तो A से B के लिए टेम्परेचर हमारे पास आया कांस्टेंट, तो यहाँ देखा टेम्परेचर है क्या, तो यस सर टेम्परेचर है, तो इसको कांस्टेंट दिखाना है तो क्या होगा, वर्टिकल लाइन बनेगी। और वॉल्यूम का क्या हो रहा है, तो नो डाउट प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम तो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा एज पर पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर अपन चले बी से सी के लिए, तो आपने देखा होगा बी से सी में प्रेशर चल रहा है कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ तो प्रेशर है नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी एनआरटी से देखा तो वी और टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे तो इनके बीच में ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं सी से डी के लिए, तो हमने देखा सी से डी के लिए क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बनेगी, फिर से ये वर्टिकल लाइन बनी। उसके बाद में हमने देखा कि डी टू ए के लिए, तो डी टू ए के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर है नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। और फाइनली आप वहीं आ चुके हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया। इसका मतलब आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्लोज लूप के लिए बनेगा क्लोज लूप ही। ये क्लोज लूप था, ये भी क्लोज लूप बने, ये क्लोज लूप था, ये भी क्लोज लूप ही बनेंगे, ओपन नहीं बनेगा ये।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई भी ग्राफ गिवन है, हो सकता है कि पहले पीवी ग्राफ गिवन हो और आपसे पीटी पूछ ले, आपसे वीटी पूछ ले, किसी भी तरीके का कोई भी ग्राफ हो सकता है। ग्राफ बनाना कैसे है ये आपने सीखा होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको लिखवा रहा हूँ, एक और ग्राफ की कोई भी शेप ले रहे हैं, ये आप खुद ड्रॉ करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने ये ग्राफ जब ड्रॉ किया तो क्या रियल में आप ये ड्रॉ कर पाए। ये पीटी ग्राफ रहेगा। इस पीटी ग्राफ की शेप आपको ऑलरेडी गिवन है। मान लेते हैं कि ये शेप ऐसे है, और ये पॉइंट्स दे रखे ए बी सी और डी, और एरो भी मान लेते हैं कुछ ऐसे दे रखे हैं। इसके लिए आपको पीवी ग्राफ और इसके लिए आपको वीटी ग्राफ, ये दो ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं, एक तो पीवी ग्राफ और एक वीटी ग्राफ। आप प्रैक्टिस करें। आई होप कि एवरीवन यू कैन डू इट, कि इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसेस समझाया कि इससे ये कैसे बनेंगे, ऐसा दे रखा है तो कैसा बनेगा, तो सिमिलरली उस शेप के लिए भी आपको ड्रॉ करना है। उसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बता रहा आप लोगों को। अगर आपके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट करते हो, तो ज़रूर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट कैटीजी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कैटीजी में जो बेसिकली था वो पीवी इक्वल टू एनआरटी था। प्रेशर का यूज़ किया होता है, हाइट के साथ प्रेशर वेरिएशन, एक्स डिस्टेंस के साथ प्रेशर वेरिएशन बिकॉज ऑफ द गैस पार्टिकल। उसके साथ में कैटीजी की बेसिक एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी के वो अपन ने डिस्कस किए। उन एजम्पशंस की हेल्प से अपन ने देखा कि किस तरीके से VRMS निकलता है, किस तरीके से प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलेज बनते हैं। अभी उनकी प्रैक्टिस बाकी है। VRMS के फॉर्मूलाज मैंने आपको बना के दिए थे, काइनेटिक एनर्जी के मैंने आपको फॉर्मूलाज बना के दिए थे, 1 मोल के लिए, n मोल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए। वो सब जैसे जैसे अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते जाएंगे तो एक्चुअल में इसके जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो कैटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स के कंबाइंड बनेंगे। तो जब अपन कैटीजी के बाद में, जैसे आज ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद में जब अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो कंबाइंडली ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ कैटीजी में पढ़े हैं, वो सारे आपके वहाँ काम में आएंगे और उसके बिहाफ पे अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। तो ये सारे अपने आएंगे। इसके बाद में ग्राफ थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कैटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी ग्राफ थ्योरी बाकी नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें अपन कैटीजी की जो रही हुई है वो और अपन पढ़ते हैं, और उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। लास्ट टॉपिक अपन और देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से। नेक्स्ट जो रहेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, यानी कि कोई भी गैस पार्टिकल हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक गैस का हो, चाहे वो डायएटॉमिक गैस का हो, चाहे वो ट्राइएटॉमिक गैस का हो, वो कितने इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, कितने इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, 2, 3, 4, 5, वो जितनी भी होंगे वो सारा का सारा कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कैन ए पार्टिकल डू। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। सबसे पहले अपन लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूँ तो मोनो एटॉमिक गैस में जो पार्टिकल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, पार्टिकल मीन्स मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक गैस में जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, नो डाउट वो सिंगल एटम से बना हुआ है। मोनो एटॉमिक में जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल हमारा सिंगल एटम से बना हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कितने इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, तो मैं बात कर रहा हूँ मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के बारे में। तो हमें पता है कि सर मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया कि ये सिंगल एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, यानी कि एक तरीके से एटम है ये। अब ये कितने इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, तो नो डाउट ये x डायरेक्शन में जा सकता है, नो डाउट ये y डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर नीचे,
लेफ्ट राइट, और नो डाउट ये आउटसाइड आ सकता है और इनसाइड आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये 3 टाइप्स के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये 3 तरीके की ये इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, तो आंसर आया 3, आंसर आया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ मोनो एटॉमिक के अलावा डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक गैस के बारे में, तो अगर मैं डाई एटॉमिक गैस की बात करता हूँ तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है, डाई एटॉमिक का मतलब उसका जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से बना हुआ है। इस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, तो ये कितने मोशन कर सकता है, तो नो डाउट ये भी एक्स में चल सकते हैं, नो डाउट ये भी वाई में चल सकते हैं, और नो डाउट ये भी जेड में चल सकते हैं। तो 3 तो ये हो गए जो ऑलरेडी पहले थे। इसके अलावा और ये क्या कर सकता है, इसके अलावा नो डाउट जैसे मान लो कि ये ऐसा है, तो ये जैसे मैंने वाई एक्सिस पे रखा है अभी, तो और क्या कर सकता है ये, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसे रोटेट कर सकता है। तो एक इसमें रोटेशनल आ गया। और ये क्या कर सकता है, तो जैसे मैंने इसको ऐसे रखा है, ऐसे रोटेट कर सकता है, तो नो डाउट क्या होगा, एक्स के अकॉर्डिंग कर सकता है तो जेड के अराउंड भी कर सकता है। यानी कि सॉरी, ये पहले था एक्स और एक्स के अबाउट ऐसे कर रहा था, अब जेड एक्सिस आ गया ये वाला, तो इसके अबाउट भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है। यानी कि किसी भी एक एक्सिस पे पहले ये था, मान लो एक्स पे था, वाई पे था, जेड पे था, अगर ये वाई पे था तो 2 बच गए एक्स और जेड, तो एक्स के अबाउट अगर अपन देखें तो ऐसे रोटेट करेगा, और जेड के अबाउट अपन देखेंगे तो ऐसे रोटेट करेगा। तो एक रोटेशन और आ गया इसका। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, तो सर ये वाई एक्सिस के अबाउट कर सकता है, तो वाई एक्सिस ये है और इसके अबाउट ऐसे कर सकता है, और जेड एक्सिस ये है और इसके अबाउट ऐसे कर सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं एक्स पे है तो ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, तो 2 कर सकता है, तो 3 + 2 5। इसी तरीके से अपन ट्राई एटॉमिक के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक तो मीनिंग अपन ने देखा कि इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट मोशन। फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए क्या होता है, तो मोनो के लिए अपन ने देख लिया 3 होता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि ये 3 क्यों हुआ। इसके लिए 5 होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 3 + 2 क्यों हुआ, क्योंकि बची हुई 2 एक्सिस के अबाउट ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। चाहे वो एक्स पे हो तो वाई जेड के अबाउट करेगा, जेड पे हो तो एक्स वाई के अबाउट करेगा, वॉटेवर। ये हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर बन गए। ओवरऑल जब इस तरीके से स्टडी की गई तो इसका एक जनरल फार्मूला भी बनाया गया डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बनाया गया 3n - r, ये फार्मूला बनाया गया। इसके अंदर 3n - r में जो n होता है वो क्या है, r होता है वो क्या है, n तो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल, और R जो रहेगा वो हमारे पास रह जाएगा रिलेशन, इंडिपेंडेंट रिलेशन, इंडिपेंडेंट रिलेशन। इसको मैं समझाता हूँ एक बार आपको कि इस फॉर्मूले को कैसे आपको यूज़ करना है। जैसे मैं बात करता हूँ डाई एटॉमिक के लिए, तो डाई एटॉमिक के अंदर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ D निकालने के लिए, तो 3 × n, n का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, तो डाई में कितने एटम हो जाएंगे, 2, 3 × 2 माइनस रिलेशन, तो इनमें रिलेशन कितना है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, ये रिलेशन इनका अंदर बन रहा है, तो सिंगल रिलेशन बन रहा है ये वाला, तो आंसर आ जाएगा 5। अगर यही बात मैं करता हूँ यहाँ पर मोनो एटॉमिक के लिए, तो 3 की जगह 3n हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एटम 1 माइनस r, रिलेशन क्या होगा, तो ये सिंगल है, इसका तो किसी के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, अकेला एटम है। इस मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम है, इसके अंदर और कोई दूसरा एटम होता तो उसके साथ ही रिलेट करता। अभी ये मोनो एटॉमिक सिंगल एटम है, कोई एटम है ही नहीं, तो रिलेशन कितना होगा, 0, तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से मैं ट्राई एटॉमिक के लिए बात करता हूँ, तो अगर मैं ट्राई एटॉमिक के लिए बात करूँगा, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो D निकालने के लिए 3, और ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम है, तो नंबर ऑफ n जो आएगा, नंबर ऑफ एटम 3 माइनस रिलेशन कितने होंगे, तो रिलेशन में देखा जाए, देखो ट्राई एटॉमिक ऐसे भी हो सकता है कि एक यहाँ एटम हो, एक यहाँ और एक यहाँ हो, तो रिलेशन कितने होंगे, 1 और 1 2, तो यहाँ लिखा अपन ने 2,
तो आंसर मेरे पास आया 9 - 2 7। इसमें इसको बोलते हैं लीनियर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, लीनियर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर भी हो सकता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। जैसे अपन बात करते हैं ये हमारे पास हो गई 1 2 3, तो ट्राई एटोमिक की अपन बात करते हैं। तो इस ट्राई एटोमिक के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिलेशन हो गया 1 2 3, तो ये था लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है? लीनियर के अंदर जो ट्राई एटोमिक बन रहा है उसके बीच में जो रिलेशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2, और नॉन लीनियर अगर हमारे पास आ गया तो ट्राई एटोमिक के बीच में रिलेशन बनेंगे 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 - 3, इट मीन्स 6, ये हमारे पास आएगा। तो अगर आपको लीनियर का बोल रखा है या नॉन लीनियर का बोल रखा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन निकाल सकते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। केमिस्ट्री में ये पता भी होता है कि कौन कौन सी गैसेज जो है वो लीनियर ट्राइएटोमिक है, कौन कौन सी नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक है। तो हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स हमें केवल फॉर्मूला देता है। तो हमने देखा कि यहाँ से अब जो भी अगर हमारे पास लीनियर है तो लीनियर के लिए लगाएंगे तो 7 आएगा, और नॉन लीनियर के लगाएंगे तो नॉन लीनियर में 3, तो 3 की जगह 3, n हो जाएगा 3 एटम्स, 9 माइनस नॉन लीनियर में 3 और लीनियर में 2, जो भी आंसर आएगा ये हमारे पास रहेगा। तो आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपका क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है। हमारे मोस्टली जो आता है वो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक तक आता है, ट्राई एटॉमिक में हम नहीं जाते हैं, फिर भी अपन ने इसको स्टडी कर लिया है कि अगर ट्राई एटॉमिक के लिए लगाएंगे तो अपन किस तरीके से इसको बनाएंगे। मोस्टली जो हमारा कवर होता है नीट के लिए वो इतना कवर होता है। ओके, अब इसके अंदर कैटेगरी में लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में हमारे पास जो चलेगा वो नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 आएगा। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लोज लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है, कंडक्टिंग वॉल क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग वॉल क्या होती है, एडियाबैटिक डायथर्मिक, कंडक्टिंग और डायथर्मिक में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले अपन ने यहाँ बनाए, ऐसा मत सोचना कि इन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सारे जितने भी हमने यहाँ पढ़े हैं ये इसीलिए पढ़े हैं ताकि इनका यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में अपन कर सकें। थैंक यू।